हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQs जो आपके आने वाले CHO और स्टाफ नर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आपके लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा जो आपके आने वाले करियर में मोटिवेशनल हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो इसी दो लाइन के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज इज़ नोन एज। एम्ब्रियोनिक स्टेज को हम जानते हैं, तो कितने समय को हम एम्ब्रियोनिक स्टेज बोल सकते हैं? तो बात करें हम 13 वीक टू 24 वीक्स, क्या ये राइट आंसर है? 36 वीक्स टू 40 वीक्स, क्या ये राइट आंसर है? 25 वीक टू 26 वीक्स, क्या ये राइट आंसर है? या फिर 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 8 वीक फ्रॉम कंसेप्शन। कंसेप्शन से लेकर 8 वीक तक का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक समय बोलते हैं। वहीं अगर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करें तो 8 वीक से लेकर 8 बर्थ तक, 8 वीक से लेकर जो 8 बर्थ तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम फीटस। जन्म के बाद बर्थ टू 28 डेज, बर्थ टू 28 डेज वाले समय को हम बोलते हैं नियोनेट। और ये नियोनेट को भी हम दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है अर्ली नियोनेट और दूसरा होता है लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट यानी 0 से 7 डेज का जो समय होता है उसको बोलते हैं अर्ली नियोनेट, और 7 डेज से लेकर 28 डेज का जो समय होता है उसको बोलते हैं हम लेट नियोनेट। नेक्स्ट हम बात करें इन्फेंसी या इन्फेंट हम किसको बोलेंगे? बिल्कुल इन्फेंट हम किसको बोलेंगे? 28 दिन के बाद से लेकर 1 साल तक वाला जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट बोलेंगे। वही हम बात करें टोडलर किसको बोलेंगे? 1 साल से लेकर 3 साल तक वाले बच्चे को हम क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे। वही हम बात करें प्रीस्कूलर किसको बोलेंगे? 3 साल से 6 वाले को हम क्या बोलेंगे? प्रीस्कूलर। स्कूल एज चाइल्ड किसको बोलेंगे हम? 6 से लेकर जो 12 साल तक का बच्चा होता है उसको बोलेंगे हम स्कूल एज। और वहीं एडोलसेंट किसको बोलेंगे? जो बच्चा 11 साल से 19 साल तक का है उस बच्चे को हम बोलेंगे एडोलसेंट। तो यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंडेड फ्रॉम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेज में हम इन्फेंसी पीरियड कहाँ से कहाँ तक मान सकते हैं? क्या बर्थ से 4 वीक वाले को इन्फेंसी बोलेंगे? क्या बर्थ से 1 साल वाले को इन्फेंसी बोलेंगे? क्या 4 वीक से 1 ईयर वाले को इन्फेंसी बोलेंगे? या 1 से 3 ईयर वाले को इन्फेंसी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, हम बोलेंगे 4 वीक से 1 साल वाले को इन्फेंसी। अभी हमें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि हम बर्थ से 4 वीक वाले को क्या बोलेंगे? नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। बट 1 ईयर, यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द हमने नहीं देखा था। 4th वीक से 1 ईयर वाले को हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। 1 से 3 वाले को हम क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज विच इज़ द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिया? इंडिया के अंदर न्यूट्रिशनल स्टेटस को और हेल्थ को इंडिकेट करने के लिए जो बेस्ट इंडिकेटर है वो कौन सा है? तो बेस्ट इंडिकेटर हम मानते हैं वेट को। अगर बच्चे का बढ़ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दौरान
तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा हम मानते हैं कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस भी उस बच्चे का बढ़ रहा है। जैसे मान लो हम बात करें कि बच्चे का वेट 5 साल में 2 गुना हो रहा है, 1 साल में 3 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और हेल्थ भी बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें वेट ऑफ ब्रेन इन नियोनेट। नियोनेट के अंदर जो ब्रेन होता है उसका वेट कितना होता है, तो इसका आपका आंसर है 300 से 500 ग्राम। जो एक नियोनेट होता है उसके जो ब्रेन का वेट होता है वो 300 से 500 ग्राम। वही अगर हम एडल्ट के ब्रेन के वेट की बात करें तो एडल्ट के ब्रेन के वेट की बात करें तो मेल और फीमेल में दोनों हमें अलग अलग देखने को मिलेंगे। मेल में हमें देखने को मिलेगा 1400 ग्राम और वहीं फीमेल्स में हमें अप्रॉक्सीमेटली 1275 ग्राम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें व्हाट इज़ द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग। मैच्योरिटी रेटिंग को असेस करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी में गेस्टेशनल एज जो स्कोरिंग सिस्टम है वो कौन सा है, तो क्या बाइंड स्कोरिंग सिस्टम है, क्या अपगोर स्कोरिंग सिस्टम है, क्या न्यू बेलार्ड स्कोर है या फिर डॉनिश स्कोरिंग है। तो बिल्कुल आपका आंसर होगा न्यू बेलार्ड स्कोर। न्यू बेलार्ड स्कोर के माध्यम से हम जो गेस्टेशनल एज है न्यूबॉर्न बेबी की उसकी मैच्योरिटी स्केल को हम असेस कर सकते हैं। एस्टिमेट न्यूबॉर्न गेस्टेशनल एज को असेस करने के लिए फिजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी स्केल कौन सा है, न्यू बेलार्ड स्कोर। वहीं हम बात करें बाइंड स्कोर की। बाइंड स्कोर क्या है, बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को असेस करने के लिए बाइंड स्कोर बनाया गया है। एक बार फिर से सुन लो, बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को असेस करने के लिए बाइंड स्कोर बनाया गया है। वहीं बात करें हम एप्गार स्कोर की, तो एप्गार स्कोर बच्चे की जो न्यूबॉर्न बेबी होता है एट बर्थ फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए बनाया गया है, फिजिकल कंडीशन को असेस करने के लिए। वहीं डाउनी स्कोर किसके लिए हैं, जो सीवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए हैं। बच्चे में न्यूबॉर्न बेबी में सीवियरिटी ऑफ आरडी यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को असेस करने के लिए डाउनी स्कोर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है, तो न्यूबॉर्न बेबी में नॉर्मल पल्स रेट होती है 140 बीट पर मिनट। कैसे, देखो एवरेज जो होता है वो 120 से 160 होता है, तो 120 से 160 एवरेज है। तो अगर मान लो आपका ऑप्शन में 120 भी आ रहा है, 160 भी आ रहा है, 140 भी आ रहा है, तो हम एवरेज 140 करके राइट मानेंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 140 और 160 नहीं दे रखा और 120 ही दे रखा तो 120 मानेंगे, और अगर 140 और 120 नहीं दे रखा तो 160 हम राइट मानेंगे। वहीं हम बात करें रेस्पायरेशन रेट की, तो नॉर्मल रेस्पायरेशन होता है न्यूबॉर्न बेबी में 30 से 60। अगर इसके एवरेज की हम बात करें तो एवरेज होगा 40 ब्रीथ पर मिनट। वहीं हम बात करें ब्लड प्रेशर की, तो न्यूबॉर्न बेबी में ब्लड प्रेशर होगा 80 से 40 mmHg। वहीं टेम्परेचर की बात करें बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में जब हम टेम्परेचर असेस करेंगे तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर होगा 36.4 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं बेस्ट टाइम टू गिवन फर्स्ट बाथ टू न्यूबॉर्न बेबी। तो बेबी को जैसे ही डिलीवरी होती है फर्स्ट बाथ कर देने के लिए जो समय होता है वो कौन सा होना है, कब पहले न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार कब नहलाना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 48 टू 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 48 से 72 घंटे के बाद आप क्या करोगे, बच्चों को नहलाओगे, और इससे पहले आप नहलाओगे तो बच्चे में हाइपोथर्मिया होने के चांसेज बढ़ जाएंगे। तो आप बच्चे को कब नहलाओ, 48 से 72 घंटे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ नियोनेट पर डे। जैसे ही बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है तो पर डे कितना वेट वो गेन करता है। तो पर डे के हिसाब से अगर बात करें तो 25 से 30 ग्राम पर डे वेट गेन करता है। कब करेगा लेकिन वो फर्स्ट 3 मंथ तक, शुरुआत के 3 महीने तक वो क्या करेगा 25 से 30 ग्राम पर डे गेन करेगा। और देन 1 साल तक, 3 महीने से लेकर 1 साल तक बच्चा 400 ग्राम पर मंथ क्या करता है वेट गेन करता है। फर्स्ट 3 मंथ तक तो बच्चा 25 से 30 ग्राम पर डे करेगा, लेकिन 3 महीने के बाद 1 साल तक 400 ग्राम पर मंथ बच्चा वेट गेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, एक्सपेक्टेड वेट ऑफ ए चाइल्ड एट 1 ईयर हु बर्थ वेट वाज 3.5। एक बच्चा है जो 3.5 किलो का पैदा हुआ था, तो 1 साल में उसका जो वेट होगा वो क्या होगा। देखो हम बर्थ वेट जब भी देखेंगे तो देखेंगे कि जो बच्चा अगर 3.5 किलो का पैदा हुआ है तो 5 से 6 महीने में उसका वेट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। 1 साल में क्या हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा। 4 साल में क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा। और 7 साल में क्या हो जाएगा 7 गुना हो जाएगा। तो अगर 1 साल के बच्चे का हमें देखना है तो यानी कि 3.5 किलो का बच्चा पैदा होता है और 1 साल बाद उसका वेट क्या होगा, तो 3.5 इंटू क्या हो रहा है ट्रिपल हो रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर है 10.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न्स हेड सरकमफ्रेंस एट बर्थ। तो एट बर्थ बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है आइडियली। जब भी एक बच्चा पैदा होता है अगर उसका हेड सरकमफ्रेंस हम नापते हैं तो हेड सरकमफ्रेंस जब भी उसका नापेंगे तो उसका हेड सरकमफ्रेंस 33 to 35 एवरेज आता है। 33 to 35 सेंटीमीटर एवरेज आता है। और अगर मान लो 35 सेंटीमीटर एवरेज आ रहा है तो हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ रहा है 35 सेंटीमीटर इस बच्चे का हेड सरकमफ्रेंस होगा न्यू बॉर्न बेबी का। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, मान लो बच्चा 3 महीने का हो गया और हमने इसका हेड सरकमफ्रेंस नापा तो उसका हेड सरकमफ्रेंस हमें देखने को मिलेगा 40 सेंटीमीटर। वहीं अगर बच्चा 12 मंथ का हो गया या फिर 1 ईयर का हो गया तो यहाँ हमें 45 सेंटीमीटर हेड सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। 2 साल के बच्चे का अगर हम हेड सरकमफ्रेंस देखेंगे तो हमें 48 सेंटीमीटर हेड सरकमफ्रेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट है कि हर परिवार में एक व्यक्ति होता है जो गरीबी की चेन तोड़कर अपने परिवार को बहुत अमीर बनाता है। और मुझे यकीन है कि ये चेन तोड़कर आप अपने परिवार को क्या कर सकते हो और अमीर बना सकते हो। तो आप आने वाले CHO और स्टाफ नर्स जो भी वैकेंसीज आ रही है इसमें आप वो चेन तोड़ने की कोशिश करें और अपने आप को इस वैकेंसी में सेलेक्ट करें। हम आपका साथ 100% इस वैकेंसी में सेलेक्ट होने के लिए देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हेड सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज लार्जर देन चेस्ट सरकमफ्रेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। जो हेड सरकमफ्रेंस है बेबी का वो चेस्ट सरकमफ्रेंस से कितना बड़ा होता है। तो एट बर्थ हमने देखा कि जो हेड सरकमफ्रेंस है वो कितना है 33 to 35 सेंटीमीटर। वही अगर एट बर्थ हम चेस्ट सरकमफ्रेंस देखते हैं तो ये होता है 30 to 33 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर का जो क्या हो रहा है डिफरेंस आ रहा है। तो हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस के बीच में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंट होता है एट बर्थ। नेक्स्ट हम बात करें, इसी में आपको एक और बताना चाहूँगा कि एक एज होती है 1 साल। 1 साल की एज में हेड सरकमफ्रेंस और चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। कितना होता है 45 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि
क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत बार आया हुआ है कि इन विच ईयर हेड सरकमफ्रेंस आर इक्वल टू चेस्ट सरकमफ्रेंस। तो आपका आंसर होगा 1 ईयर की एज में हेड सरकमफ्रेंस चेस्ट सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाता है, और कितना होता है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट न्यूबॉर्न पास यूरिन बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड। मोस्टली जो चाइल्ड्स होते हैं वो कितने घंटे के, बर्थ के कितने घंटे के बाद यूरिन पास आउट करते हैं या स्टूल पास आउट करते हैं। तो आपका आंसर होगा विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में बच्चे क्या कर देते हैं, यूरिन और स्टूल पास आउट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राइड एंड सेपरेट्स बाय एसेप्टिक नेक्रोसिस इजी। कब होएगी? जो अम्बिलिकल कॉर्ड हैं ड्राइड और सेपरेट कब होएगी? तो हम बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई होएगी 5वें दिन तक, और सेपरेट कब हो जाएगी? सेपरेट कब हो जाएगी? 7th डेज तक। तो आपका आंसर क्या है? 5 to 8 डेज तक अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाएगी? ड्राई और सेपरेट हो जाएगी। कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है? असेप्टिक गैंग्रीनस प्रोसेस। असेप्टिक गैंग्रीनियस प्रोसेस जो होता है उस प्रोसेस के द्वारा ड्राइड और सेपरेट होती है। तो असेप्टिक गैंग्रीनियस प्रोसेस के द्वारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई और सेपरेट हो जाए कितने दिन में? 5 to 8 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NICU स्टैंड फॉर। NICU की फुल फॉर्म क्या है? देखो बहुत बार आप हॉस्पिटल में गए होंगे और हॉस्पिटल में जाने के बाद आपने वार्ड्स को देखा होगा, किसी में NICU लिखा में, किसी में ICU लिखा हुआ है, किसी में MICU लिखा हुआ है। तो इन वार्ड्स की शॉर्ट फॉर्म वहाँ पर लिखी जाती है, तो इनकी जो आपको फुल फॉर्म का भी पता होना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि ये वार्ड किसके लिए बनाया गया है। तो NICU की यहाँ पर हमने पूछी है, तो NICU की फुल फॉर्म क्या है? तो NICU की फुल फॉर्म है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर इमीडिएट एसेंशियल केयर टू बी प्रोवाइड टू ऑल द इन्फेंट एक्सेप्ट। जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है तो कौन कौन सी केयर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए या ज़रूरी है इसको छोड़कर। इनमें से एक केयर ऐसी है जिनको अगर बाद में भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी। तो शुरुआत में क्या करवानी है हमें? प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन हमें बिल्कुल ज़रूरी है। प्रोवाइड वार्मथ ये भी बिल्कुल ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल ये भी ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन, देखो एसेंशियल केयर में इम्यूनाइजेशन कभी भी नहीं आता। तो आपका आंसर क्या है? इम्यूनाइजेशन इमीडिएट एसेंशियल केयर के अंदर नहीं आता, इसको हम बाद में भी दे सकते हैं। देखो एट बर्थ हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल बेबी अगर पैदा हुआ तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो बच्चे में हम BCG, OPV और हेपेटाइटिस की 0 डोज देते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे कॉम्प्लिकेटेड है और हमें इमीडिएट एसेंशियल केयर की आवश्यकता है, तो इम्यूनाइजेशन हम उसको बाद में भी लगवा सकते हैं। तो इमीडिएट केयर के अंदर इम्यूनाइजेशन नहीं आता, बाकी तीनों को छोड़कर ये तीनों आते हैं इमीडिएट केयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड कैन विदहोल्ड एंड पोस्टपोन्ड हिज बोवेल मूवमेंट। जो बोवेल मूवमेंट की जो एज होती है पोस्टपोन्ड और विदहोल्ड करने की बच्चे की, वो कौन सी है? तो 3 साल तक का जो बच्चा होता है, 3 ईयर तक का बच्चा जो बोवेल मूवमेंट को विदहोल्ड और पोस्टपोन कर सकता है। लेकिन अगर यहीं हम बात करें टॉयलेट ट्रेनिंग की, तो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग कब स्टार्ट करवाते हैं? तो बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग हम स्टार्ट करवाते हैं 18 मंथ्स में। 18 महीने के बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवाते थे और 3 साल तक वो कम्प्लीटली बोवेल मूवमेंट करना और छोड़ना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ गया अपना क्वेश्चन, टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर ए बेबी एट द एज ऑफ
कौन सी एज में हम बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं? तो आपका क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड फॉर ए बेबी एट द एज ऑफ, तो कौन सी एज में हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएंगे? देखो, वैसे तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है कि 18 महीने में हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन 18 महीने को हम कहते क्या है? सबसे पहले हम बात करें इन्फेंट, जो 28 दिन से लेकर 1 साल तक का समय होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। तो यहाँ तो हम नहीं करवा रहे। प्री स्कूलर 3 साल से 6 साल तक का जो समय होता है उसको बोलते, तो ये भी निकल गया, इससे पहले हम करवाते। स्कूल एज 6 से 12 साल, ये भी निकल गया, तो यहाँ पे भी हम नहीं करवाते। तो जो टॉयलेट ट्रेनिंग हम देते हैं टॉडलर बच्चे को देते हैं, यानी कि 1 साल से 3 साल वाले बच्चे को हम टॉयलेट ट्रेनिंग करवाते हैं। मतलब 18 महीने की एज से ही हम टॉयलेट ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड। जो बच्चा जैसे डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद जो फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है, उस स्टूल को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस स्टूल को हम जानते हैं मेकोनियम। वर्निक्स कैसुसा क्या है? वर्निक्स कैसुसा कुछ भी नहीं है, एक वाइट प्रोटेक्टिव सिबिसियस कवरिंग है जो बच्चे के अंदर, बच्चे के ऊपर प्रेजेंट रहते ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, यानी कि एक कवरिंग है। क्या है? कवरिंग है जो ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ बच्चे के ऊपर पाई जाती है। सीबम, सीबम कुछ भी नहीं है, एक ऑयली सब्सटेंस है जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है और मॉइस्चर बना के रखता है। लेनिंगो, लेनिंगो क्या है? एक स्लाइटली डाउन फाइन हेयर पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लेनिंगो बोलते हैं, यानी कि फाइन हेयर ओवर द बॉडी आल्सो फाउंड, ऑल्सो नोन एज लेनिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट बर्थ इन्फेंट कवर विद ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड। एट बर्थ जो बच्चा ग्रे वाइट मैटर से कवर होता है, उस कवर को हम क्या बोलते हैं? अभी हमने अभी देखा कि क्या जो बच्चा कवरिंग होता है पूरी लाइफ, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वर्निक्स कैसुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले, जो वाइट ग्रेविड्रम किसे कहते हैं? वाइट ग्रेविड्रम किसे कहते हैं? वाइट ग्रेविड्रम कुछ भी नहीं है, स्ट्रेच मार्क्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स हैं। क्या है? स्ट्रेच मार्क्स है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स में होने वाले जो कुछ स्ट्रेच मार्क्स हैं उनको हम बोलते हैं वाइट ग्रेविड्रम, जो आपको एब्डोमिनल में, ब्रेस्ट में, थाइज में देखने को मिल सकते हैं। सीबम, सीबम, सीबम क्या है? वही ऑयली सब्सटेंस जो आपके हेयर को, स्किन को मॉइस्चर करता है और प्रोटेक्ट करता है। लेनिंगो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, द स्लाइटली डाउनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर नियोनेटन्स बेबीज स्टर्न। ऑफकोर्स ऑफकोर्स क्या है? लेनिंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टॉडलर रेफर टू। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन में 3-4 बार हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि टॉडलर हम किस एज को बोलते हैं। तो बर्थ टू 1 मंथ, बिल्कुल इसको तो हम नहीं बोलेंगे, इनको तो हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोनेट। बर्थ टू 1 ईयर, देखो बर्थ टू 1 ईयर वाले को हम नहीं बोलते, 1 मंथ यानी कि 28 दिन से 1 वाले को हम बोलते हैं इन्फेंट। 1 साल से 3 ईयर, 1 साल से 3 ईयर वाले को बिल्कुल इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? टॉडलर। और 3 साल से 6 साल वाले को प्री स्कूलर बोलेंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1 साल से 3 साल वाले को, बच्चे को हम क्या बोलेंगे? टॉडलर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ ए न्यूबॉर्न एट बर्थ। एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जब वो पैदा होता है तो उसमें जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है ब्लड का। तो ब्लड का जो वॉल्यूम होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वो होगा 80 ml पर kg के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल लेंथ ऑफ न्यूनेट बॉडी। जब भी हम बच्चे की न्यूनेट बॉडी को असेस करेंगे, जब भी हम बच्चे की न्यूनेट बॉडी को क्या करेंगे, असेस करेंगे, तो जो उसका जो टोटल लेंथ होगी वो क्या होगी। लेंथ अगर हम बात करें तो एवरेज की बात करें तो एवरेज 45 to 55 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन अगर हमको एक ही बात में बोलना पड़े कि आपकी एक्यूरेट क्या होगी तो एक्यूरेट होगी 50 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर बच्चे की लेंथ होगी। यानी कि हेड टू टॉय तक जो लेंथ हम बात करें जब बच्चा पैदा होगा हम नापेंगे तो होगी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए न्यूनेट वेइंग लेस देन 2500 ग्राम एट बर्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज इज रेफर एज। एक बच्चा है जिसका वेट लेस देन 2500 ग्राम है गेस्टेशनल एज में, तो उस बच्चे को हम क्या इंडिकेट करेंगे। तो जो भी बच्चा अगर 2500 ग्राम से कम है तो उस बच्चे को हम बोलेंगे LPW, लो बर्थ वेट बेबी। अगर मान लो बच्चा क्या है लेस देन 1500 ग्राम है, यानी कि बच्चा 1500 से कम भी ग्राम में पैदा हुआ है, उसको वेरी बोलेंगे वेरी LBW, यानी कि ये वाला। और अगर मान लो बच्चा लेस देन 1000 ग्राम के साथ पैदा हुआ है तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। तो ये 3 कंडीशन है। LBW 2500 से कम के साथ पैदा होना, 2500 ग्राम पर वेट के साथ पैदा होना LBW बोलेंगे। वेरी LBW किसको बोलेंगे, जो 1500 ग्राम से कम का पैदा हुआ है। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलेंगे, जो 1000 ग्राम से कम का पैदा हुआ है। वहीं हम बात करें यहाँ पर प्रीटर्म किसको बोलेंगे, ऐसा बच्चा जो एस्टिमेट समय दिया गया था उस समय से पहले ही पैदा हो गया। यानी कि नॉर्मल जो समय होता है वो 37 to 40 वीक्स होता है। अगर मान लो इस 37 वीक्स के पहले पैदा हो गया उसको हम बोलेंगे प्री टर्म, और 40 वीक के बाद जो पैदा होता है उसको बोलेंगे हम पोस्ट टर्म। और टर्म बेबी किसको बोलेंगे, जो एग्जैक्ट समय में पैदा हुआ है, यानी कि 37 to 40 वीक्स के बीच में पैदा हुआ है, उसको हम बोलेंगे हम टर्म बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन LBW इन्फेंट। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हमें कौन सी देखने को मिलती है LBW इन्फेंट में। देख लो, मान लो हम बात करें LBW का है ऐसा बच्चा जो 37 वीक से पहले ही पैदा हो गया। तो अगर मान लो ऐसा बच्चा जो 37 वीक से पहले ही पैदा हो गया तो उसके लंग्स क्या होंगे, प्रॉपर रूप से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। और अगर लंग्स मैच्योर नहीं हो पाएंगे तो उस बच्चे के अंदर हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहें और अपने CHO और स्टाफ नर्स की तैयारी करते रहें। और भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करते हो। थैंक यू सो